तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक कहानी जिसको कि ग्रेगिन या रोज के नाम से हम लोग जानते हैं और इसका राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई है और इसे ग्रेगिन या रोज के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी संपूर्ण व्याख्या को भी समझेंगे। तो इस कहानी का जो कथानक है, जो कहानी इर्द गिर्द घूमती है, वह एक लड़की के वैवाहिक जीवन मतलब शादी होने के बाद उसका जीवन किस तरह से बदल जाता है, वह अपने कार्यों को किस तरह से निष्पादित करती है और अपने जो उन्होंने जो समर्पण दिखाया है उनको इस कहानी में प्रस्तुत की गई है। तो चलिए हम लोग इसी कहानी को आज पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो टॉपिक को समझते हैं। ग्रेगिन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा एक सुप्रसिद्ध कहानी है और इसमें जो है तो ये जो है सुप्रसिद्ध कहानी है। और पहले यह कहानी अज्ञेय जी की कहानी संकलन, जो कहानी का संकलन है विफतगा में रोज नाम से प्रकाशित किया गया था और सन 1990 में यह कहानी ग्रेगिन नाम से प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में यह कहानी रोज के नाम से अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें एक प्रसंग है। यदि हम लोग इसमें बात करें तो इसका जो है ग्रेगिन एक बीमारी है जो मालती के पति, जो इस कहानी में दिखाया गया है कि मालती के पति एक डॉक्टर होते हैं जो पहाड़ों पर लोगों के को कांटे चुभने से जो रोग होता है जिससे वो घाव हो जाता है, जिसके शरीर के अंग को काटना पड़ता है। तो उसी बीमारी को लेकर के पहले लेखक ने इसका नाम रखा था ग्रेगिन, चूँकि अब इसमें बीमारी का जिक्र है। लेकिन मालती की जो दैनिक दिनचर्या है, मालती की जो दिनचर्या है उसको देखते हुए इन्होंने कहानी का नाम बदलते हुए रोज रख दिया गया। क्योंकि इस रोज का मतलब ये हुआ कि मालती के साथ जो उनका कार्य है, जो प्रतिदिन का कार्य है, दैनिक दिनचर्या में किस तरह से वो अपने घर को संभालती है, बच्चे को संभालती है और घर के सारी जिम्मेदारियों को संभालती है। तो इसी के को देखते हुए राइटर ने क्या किया, इसको नाम बदल करके रोज रख दिया गया है। तो इसे रोज नाम से काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है। ग्रेगिन कहानी का कथानक अत्यंत लघु घटना पर आधारित है, जो कहानी के नायिका मालती की एक दैनिक दिन की दिनचर्या का वर्णन है। और कहानी के पहले भाग में मालती अपने रिश्ते के भाई का औपचारिक स्वागत करती है जिसमें कोई उत्साह नहीं है, उसका कुशल क्षेम तक नहीं पूछती है, उससे कोई बात नहीं करती है, केवल उससे प्रश्नों का रूखा सा जवाब देती है। और शादी के 2 वर्षों में ही चंचल बातूनी लड़की का व्यक्तित्व किस तरह से बूझ जाता है, इसको बड़ी ही सूक्ष्मता से, मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है राइटर जो लेखक हैं, लेखक अज्ञेय जी के द्वारा। और कहानी के लगभग दोपहर से रात 11 बजे तक की दैनिक जो दिनचर्या है उसका वर्णन मिलता है। दोपहर का भोजन बनाने अपने पति डॉक्टर महेश्वर जो डॉक्टर हैं और लेखक को खाना खिलाने के बाद वह अपने छोटे से बेटे टीटी, जो बच्चे का नाम टीटी होता है, उसको संभालती है और दिन 3 बजे खाना खाती है। इसके बाद बर्तन मांजती है, कुछ देर विश्राम करती है, परंतु मुख पर उत्साह का कोई भाव नहीं रहता। इसी प्रकार रात को बच्चे को संभालते हुए रात का खाना बनाती है। 10:30 बजे सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती है। बर्तन मांजते मांजते रात के 11 बज जाते हैं, फिर टीटी के साथ सो जाती है। सुबह 4 बजे फिर उसी तरह से उठ जाना, क्योंकि उसके पति को सुबह अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए भी जाना है। यही कहानी का मुख्य कथानक है, मतलब इसी के इर्द गिर्द जो है कहानी घूमती रहती है। प्रायः कहानी के कथानक की मौलिकता, रोचकता और क्रमबद्धता, सुसंबद्धता, विश्वसनीयता और उत्सुकता, प्रभावकता आदि के गुण होने चाहिए। ग्रेगिन कहानी में ये सभी गुण मिलते हैं। कहीं कहीं रोचकता के स्थान पर गंभीरता भी सवाल खड़ा करती है, गंभीरता ले लेती है, जो कथानक के अनुकूल है। तो ये आपका कहानी का जो है मुख्य आप लोग भाग देखे कि मतलब कहानी का सार देखे, भावार्थ देखे, व्याख्या देखे, जो कि इस कहानी में मिलता है। इस कहानी में लेखक हैं, इस कहानी के यदि हम पात्र की बात करें तो लेखक जो
उनकी बहन होती है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो इसमें कहानी में क्या है, लेखक हैं और साथ ही साथ लेखक और मालती है जो कि लेखक की बहन है, और उनका पति है महेश्वर, डॉक्टर महेश्वर, जो कि डॉक्टर है, और एक उसकी इन दोनों के बेटे हैं जिसका नाम टीटी है। तो इन्हीं के को ध्यान में रखते हुए जो कि वह लेखक उनसे मिलने जाते हैं, और साथ ही साथ जब मिलने जाते हैं तो वहाँ पर इनका जो मालती होती है वह जो लेखक के विवाह से पूर्व वह काफ़ी बातूनी होती है, काफ़ी बातें करती है और काफ़ी चंचल स्वभाव की होती है। लेकिन वैवाहिक जीवन के बाद जो है उनका लाइफ, जो उनका जीवन जो है किस तरह से परिवर्तित हो जाता है, किस तरह से उसका दैनिक दिनचर्या बंद सी जाती है। वह एक दैनिक यंत्रवत, मशीनवत कह लीजिए कि वह मशीन के तरह जो है घर के सारे कार्यों को करती है, और उसमें जीवन में कोई रोचकता, कोई रोमांचकता, कोई उत्साह नहीं बच जाता। इसी कहानी को इसमें संजोया गया है, पिरोया गया है। कहानी काफ़ी अच्छी है और इसको हम लोग पढ़ेंगे ही। और साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा शैली काफ़ी अच्छी भाषा शैली है, जो आम पाठकों को पढ़ने में और समझने में काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसका जो कहानी का मुख्य कहानी है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। हालांकि आपको इसका जो मुख्य व्याख्या है हमने बता दिया, और लेकिन कहानी भी पढ़िएगा तो और भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग आज की इस कहानी को स्टार्ट पड़ा, मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रक्रम्य और घना सा फैल रहा था। ऐसी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर अचानक उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय में जगी सी और फिर पूर्वता हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने कहा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मतलब यहाँ उनके पति के बारे में जो लेखक है वो पूछ रहे हैं। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब से गए हुए हैं? लेखक ने कहा, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वहाँ चलिए, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया, और घुटनों पर हाथ टेक कर वह थकी हुई ऊँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसे जाते हुए दुबले शरीर को देख कर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े पीटे, हंक, और हमारी पढ़ाई भी बहुत ही इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा संख्या की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटे के बंधनों से नहीं घिरा है। तो लेखक कहते हैं कि उनका जो रिश्ता है वह भाई बहन से भी अधिक दोस्त के तरह रहा है, क्योंकि बचपन में हम उम्र होने के कारण जो है साथ ही पढ़ा लिखा और खेला है। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मुझे उसने इससे पूर्व देखा था वह लड़की ही थी। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है।
इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई है, और विशेषतः मालती पर। मालती छोटे बच्चे को लेकर लौट आई। मुझे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर मुझसे कुछ नीचे दरी बिछी हुई, तो उस पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर मुख होकर पूछा, क्या नाम है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपक गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिससे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी वह विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्वात स्वच्छंद अब तो नहीं हो सकती है, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं रहना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बातें सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसको देखा, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखकर उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल में पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और किसी और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे कुछ देर में प्रयोग न लाया हो वे अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने पर पाए कि वह उठता ही नहीं है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह मालती के में जो चूँकि लेखक बहुत 4 वर्षों के बाद उनसे मिलने आए हैं, तो शादी के पहले ही उनसे मिले थे और साथ में रहे थे, पढ़े थे, और शादी के बाद जो उनका परिवर्तन हुआ है वो सारी चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से इसमें चित्रित किया है। वायुमंडल में पुनः जाकर गतिमान होकर कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे कुछ देर में प्रयोग न लाए हुए अंग, ये हमने बता दिया कि चिर विस्मृत में मानो मर गया हो, जैसे छीन बल से उठ नहीं सका हो। मतलब कभी कभी कह रहा है कि ऐसा जान पड़ता है, कभी हम बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, एक कंपन सी होने लगता है, शरीर जो है, पैर जो है झंझना जाता है या हाथ झंझना जाता है। तो उसी प्रकार से जो है इसमें मालती को दिखाने का प्रयास किया है। ऐसा जान पड़ता है मानो जीवित प्राणी के गले में कोई मृत जंतु का तोक डाल दिया हो गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे मालती के पति आए हैं। तो वे यानी कि कौन आए हैं, मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो में उसे पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में मैं जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। पहला परिचय हुआ उनके साथ और उनके जीवन से संबंधित क्या करते हैं, कैसे किस तरह से कार्य करते हैं, तो सारी बातें जो है उससे होने लगी। मालती के पति का नाम महेश्वर था। प्रश्न ये भी आता है कि जो है ये पात्र कौन से कहानी का है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मालती का पति का नाम क्या था, महेश्वर था और बच्चे का नाम टीटी था।
वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उनकी हैसियत से इन क्वार्टर में, मतलब अब उसकी हैसियत से इन क्वार्टर पर रहते हैं, मतलब डॉक्टर की हैसियत से एक क्वार्टर मिला है और वह उसी क्वार्टर में रहते हैं। प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगाने के लिए कहाँ जाते हैं? डिस्पेंसरी फिर जाते हैं। छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने की अन्य जरूरी हिदायत के लिए जाते हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार की मरीज, वही हिदायत, वही नुस्खे और वही दवाइयाँ, स्वयं उकताते हुए, और इसलिए और साथ ही यह भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले, कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है। पर मालती बहन को कष्ट होगा, शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, हूँ, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही तो ऐसा रहता है। फिर बच्चों को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त कर लिया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, ग्रेगिन हो गया था। तो इसी ग्रेगिन के नाम पर जो है यहाँ लेखक ने पहले इनका नाम रखा था ग्रेगिन, बाद में इसको रोज नाम से दिया गया। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। तो बच्चे को लेखक ने अपने पास रख लिया और उसे खाना खाने के लिए बोला। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी के हाथ लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक में मैं चौंका। मैंने सोचा मालती वही आंगन में बैठी अपने ही आप एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही हो, 3 बज गए हैं। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ हो गया? बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, बचा क्या होगा? लेखक ने कहा। यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय में बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो बहुत होती, कुछ होती ही नहीं है, आता जाता है तो नीचे से मंगा लेती हूँ। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी 7 लाए थे वही अभी बरती जा रही है, मतलब उसी का यूज किया जा रहा है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी क्यों नहीं हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं है। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात की 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने सोचा। उसने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने कह एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से
अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो नहीं पूछा और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया है, तुमसे मिलने के लिए आया था। और क्या करने? तो 1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली। कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान आया कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या किया जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, हाँ, जैसे यह घर मालती को निर्जीव सी कर रही है। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? मैंने चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिख पड़े यहाँ। कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो? लॉरी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले ही चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। लेखक ने कहा, रहने भी तो थके नहीं, भला थके। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएगा। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर के। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों के घिसने की खन-खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र सा स्वर उत्पन्न करने लगा, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। मेरी तंद्रा भी टूटी। तंद्रा मतलब आलस। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजने वाले बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र रूप से मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र में से स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो यह अनैच्छिक समय गिनने में वह अपना मशीन तुल्य जीवन बिताता हो। वैसे ही जो मोटर के स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है मैंने अपनी अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। तो अस्पताल गए थे, वहाँ से लौट आए हैं। उसके बाद है उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने के लिए पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथों को मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह ग्रेगिन का ऑपरेशन करना पड़ा था, कर आया हूँ। दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया हूँ। मैंने पूछा, ग्रेगिन कैसे हो गया? कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं आय के लिहाज से? नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही ग्रेगिन एक हर दूसरे चौथे दिन का केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पताल भी हैं। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी। यह भी कोई डॉक्टर है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस कर बोले, न काटे तो उनकी जान गंवाए। हाँ, पहले ही दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे को चुभने से आदमी मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसी ही होती है डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना।
क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, पर कोई मर मुर्ग जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले ही रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल की टिप टिप। मालती ने कहा कि पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला गया। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे का पलंग बाहर उठाकर बाहर कौन ले जाए? आपकी नीचे जाइएगा तो चारपाई ले आएंगे डॉक्टर और जो लेखक हैं उनमें वार्तालाप हो रही है। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे। आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैं मदद करता हूँ, और दूसरे ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में एकाध कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कर देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह अपने आंगन के एक ओर रसोई छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपनी आंचल में डाल लिए। जिस कागज में लपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना, और स्कूल के कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियों को तोड़कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता था, मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली कि किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। इसके बाद वह खूब पीटी। वह बात अलग है। इस समय मैं भी सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई में चली जाती है, तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर वह एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे हाथ से एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर उसके सामने रखने लगी, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे कुछ कहने की, न जाने किसकी न्यूनता पर की पूर्ति की प्रतीक्षा में लगे रहे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए, और टीटी भी सो गया। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा दिया। वह सो गया।
पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ ही गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। वह तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि एक गहरे विचार में लीन थी। धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा वह सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शून्य और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता में छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन के चीड़ के वृक्ष गर्मी में सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, शांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर चमगादड़ का नीरव उड़ान से चक्कर काट रही है, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर के तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों की भाप से उठने वाले वातावरण में खोए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रयोगवादी कवि का जो प्रयोग है वह यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये जो है प्रयोगवादी कवि के पक्षधर हैं। प्रयोगवादी कवि, इनकी कविताओं में, इनके कहानियों में प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति का जो मानवीकरण किया गया है, प्रकृति से जो आम आदमी को जीवन को जोड़ करके यहाँ पर बताया, वह काफी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। फिर करा, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती जीवन अपनी रोज की नियति की गति से बही जा रही है और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं। चांदनी भी शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा। वह एकाएक मानो किसी से सुवेचित वामता में उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसकी ओर उसको उठाने के लिए दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से भरे स्वर में बोला, चोट बहुत लग गई है बेचारे के। यह सब मानो एक क्षण में एक ही क्रिया की गति से हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध था और फिर एकाएक मेरे मन ने मेरे समूचे अस्तित्व में विद्रोह के स्वर में कहा कि मेरे मन में भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय में क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह रही हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं। मैंने देखा कि चुपचाप उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन में इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, जिसका अभिन्न अंग हो गई है। वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी के परिधि में घिरे हुए चले आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती को लेटे हुए शरीर में चिपट कर चुप हो गया। यद्यपि कभी एक आध सिसकियां उसके छोटे शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? आकाश में क्या शून्य आकाश में क्या देख रही थी, चांद को या तारों को? ऐसा लेखक बता रहे। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात अपनी स्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन
के साथ ही मालती की छाती एकाएक खखोले के भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा का ध्वनि की कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए। तो यहाँ पर जो पूरी कहानी को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस कहानी को लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो भाषा यहाँ का, इसकी भाषा शैली सरल है और कहीं कहीं व्याकरणिक भाषाओं का उपयोग किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जान पड़ता है और इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसकी पात्र की बात करें तो आप लोगों ने देखा कि मालती है और मालती के साथ उसका पति महेश्वर और लेखक हैं और टीटी हैं। तो इन्हीं के जीवन को, इनके जो दैनिक दिनचर्या है, मालती के दैनिक दिनचर्या पर ये कहानी लिखी गई है जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी सरल है। इसको हालांकि यदि हम यथार्थ वर्तमान की बात करें तो जो कुशल गृहिणी होती है उसके जीवन इसी कहानी के, रोज कहानी के या ग्रेगिन कह लीजिए कहानी के इर्द गिर्द घूमती सी प्रतीत होती है। तो कहानी कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। हालांकि ये कहानी बेहतरीन कहानी में से एक है अज्ञेय का, और अज्ञेय की जो प्रयोगवादी छवि रही है उनका, इसमें प्रयोगवादी छवि की प्रयोगवादी कवि या कहानीकार कह लीजिए, प्रयोगवादी की छवि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आज की इस कहानी को बस यहीं ख़त्म होता है। इसका जो है नेक्स्ट जो भी वीडियो है